नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 37 करने वाले हैं यार। और जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप लोगों को सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। ओके, वहां पे आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और उसको फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए सवाल पे यार। देखिए का 305 रुपए को इस प्रकार तीन भागों में विभाजित करें कि पहले का 3/7, पहला भाग जो है का पहले का 3/7, पहले का 3/7, दूसरे का 2/3, जैसे जैसे बोला बस लिखते चलिए, एवं तीसरे का 4/5 भाग जो है ये सब आपस में बराबर है। अब देखें यार, तीन टर्म आपस में बराबर है और इन तीनों का कॉफिशिएंट फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। अगर इन तीनों का रेशियो लिखना चाहिएगा तो सिंपल कॉफिशिएंट को इन्वर्स कर देना है। तीन टर्म यदि आपस में बराबर और इन तीनों का कॉफिशिएंट अगर फ्रैक्शन में दिया तो इन तीनों का अगर रेशियो लिखेंगे तो इनका कॉफिशिएंट इन्वर्स कर देना है। ए का वैल्यू होगा 7/3, कॉफिशिएंट सिंपल इन्वर्स कर दीजिएगा। बी का कॉफिशिएंट 2/3 है तो बी का वैल्यू हो जाएगा 3/2। सिमिलरली सी का कॉफिशिएंट है 4/5 तो सी का वैल्यू हो जाएगा 5/4। अब देखें, रेशियो कभी भिन्न के रूप में नहीं होता। अगर रेशियो भिन्न के रूप में दिया है तो पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें और इंटीजर में चेंज करने का तरीका है सारा नीचे वाले का एलसीएम। 3 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब 3 चौक 4 सते 28, 2 छक 12, 6 तिरिक 18, 4 तिया 12, 3 पचे 15। ए बी एवं सी तीनों के हिस्से का अनुपातिक मान अलग अलग मालूम है। ए का हिस्सा 28 यूनिट, बी का 18, सी का 15। तो तीनों को मिलाकर टोटल हिस्सा कितना 8 8 16 5 21, हाथ में रहा 2 2 2 4 2 6 61। तीनों को मिलाकर टोटल हिस्सा 61 यूनिट पर एक्चुअल में दिया है टोटल 305 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू भाई मेरे कितना 5, एक यूनिट का वैल्यू 5 है तो का तीसरे का हिस्सा ज्ञात करें। तीसरा कहने का मतलब सी का हिस्सा, सी का हिस्सा है कितना 15 यूनिट। एक यूनिट बराबर 5 तो 15 यूनिट बराबर 15 पचे 75, ऑप्शन सी। देखिए का एक दुकानदार 60 रुपए में 100 संतरे खरीदता है का वह 15% परिवहन पर व्यय करता है। 20% लाभ कमाने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखें यार का 100 संतरे जो है उसने खरीदा है 60 रुपया में, यानी 100 संतरे का कॉस्ट प्राइस है 60 रुपया। 60 रुपए कैश देकर आपने 100 संतरे परचेज किए हैं का 15% परिवहन पे खर्च किया तो यार 60 रुपए कॉस्ट प्राइस है, परिवहन पे खर्च किए क्रयमूल्य पर ना, क्रयमूल्य का 15% परिवहन पे खर्च किए ना। तो का 60 का 15% यानी कि कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 से 20, 20 तिया 60, यानी कि 3 तिया 9 रुपए परिवहन पे खर्च किए, यानी कि टोटल क्रयमूल्य हो गया 69 रुपया। ओके, का 60 रुपए में 100 संतरे खरीदे, 60 रुपए में खरीदे 15% तो 60 का 15 यानी कि 9 रुपए परिवहन पे खर्च किए, 60 में खरीदे 9 परिवहन पे खर्च किए तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 69 रुपया। अब का 20% लाभ कमाने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखें यार 69 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचिएगा तो 120/100 में 20, 2 छक या फिर 6 दूना या सॉरी 2 छक 12, 2 पचे 10। अब यार मल्टीप्लाई करिएगा 6 नमा 54, 6 छक 36, 36 आ 5 41/5 तो पनी अठी 40, 5 दूना 10, पनी अठी 40, 82.8 रुपया विक्रय मूल्य आ गया। देखिए का ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा करता है। ए जो है 2/3 भाग काम, 2/3 भाग काम 8 दिन में पूरा करता है तो ए पूरा काम अकेले कितने दिनों में करेगा 12 दिन में।
सिमिलरली बोला बी जो है 3/5 भाग काम, बी 3/5 भाग काम 6 दिन में फिनिश करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 10 दिन में। ए और बी दोनों का डे मालूम, तो 12-10 का एलसीएम 60, 12×5 = 60, 10×6 = 60। ए और बी का एफिशिएंसी पता कर लिए। सवाल का दोनों मिलकर काम को कितने दिन में? ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 6 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम। एक दिन में 11 काम तो 60 काम कितने दिन में? 60/11, यानी कि 5.5/11 दिन। 11 से भाग दीजिएगा तो 5.5/11 दिन। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा x के किस मान के लिए स्टेटमेंट जो है x/21 गुना x/189 बराबर 1 सत्य है। यार यहाँ से x गुना x क्या हो जाएगा? x²। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 21 गुना 189 हो जाएगा। यार इसका अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो 21 होता है 7 गुना 3 और ये 189 है। 189 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो 49 गुना 7, 49 गुना 7 189। अब यार देखें गौर से, अगर बाएं साइड का स्क्वायर हटाएंगे तो दाएं साइड क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। बाएं साइड का स्क्वायर हटाइएगा, दाएं साइड वर्गमूल। तो ये 7 गुना 7 49 का वर्गमूल 7। इस 49 का वर्गमूल कितना? कहीं पे 7 नमा, सॉरी यार, यहाँ पे 49 नमा होगा क्या? 49 दिया। 1 मिनट ब्रेक कर लीजिए यार। 189 को 3 से ब्रेक करिएगा 63, 3 से ब्रेक करिएगा 21, 3 से ब्रेक करिएगा 7। यार यहाँ पे थोड़ा सा लोचा हो गया। देखें यह है कितना? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7। सिंपल है। अब 7 दो ठो है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 7, 3 गुना 3 तो 7 दिया 21 दिया 63, यानी x का वैल्यू 63। ऑप्शन सी। देखिए कहा 4 क्रमिक संख्याओं का एलसीएम 60 है। क्रमिक यानी लगातार, लगातार संख्याओं का। लगातार अगर सीरीज लिखिएगा, लगातार संख्याओं का अगर सीरीज लिखिएगा तो सीरीज एकक से न जुड़ जुड़ कर आगे बढ़ेगा। 4 लगातार संख्या यानी कि पहला संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या x+1 होगा, तीसरा संख्या x+2 होगा और चौथा संख्या x+3 होगा। आगे का यार कि पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। पहली 2 संख्या का जो योग है का ये चौथी संख्या के बराबर है। तो पहली 2 संख्या का योग कितना? 2x+1। चौथी संख्या कितना? x+3 के बराबर है। x इधर आके घटेगा तो x, 1 इधर जाके 3 में से घटेगा तो 2, x का वैल्यू 2 आ गया। सवाल में कहा चारों संख्या का योग, तो मेरे भाई अगर इन चारों का योग निकालेंगे तो इन चारों का योग x x x x कितना? 4x प्लस न्यूमेरिकल को ऐड करिए तो 1 2 3 3 6, 4x + 6, x का वैल्यू 2 है तो 4 दूना 8 + 6, 8 + 6 कितना? 15, 8 6 14 न होगा, दिमाग खराब है का? 8 6 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। 2 संख्याओं का रेशियो दिया है 2:3। कहने का मतलब यार पहला संख्या 2x है तो दूसरा संख्या कितना? 3x होगा। 2 संख्या का रेशियो दिया है 2:3। अगर पहला संख्या कितना 2x है तो दूसरा संख्या 3x। अब आगे सवाल में कहा छोटी संख्या के 20% में, छोटी संख्या है 2x का, छोटी संख्या का 20%, 20% का फ्रैक्शन 1/5, छोटी संख्या के 20% में 20 ऐड करने पर का प्राप्त रिजल्ट बड़ी संख्या के 10% से, बड़ी संख्या है 3x तो 3x का 10% 1/10 से 25 ज्यादा का छोटी संख्या के 20% में 20 ऐड करने के बाद जो परिणाम आया ये बड़ी संख्या के 10% से अधिक है। कितना? 25। ओके, अब देखें इक्वेशन लिखने में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखें यार न्यूमेरिकल को एक साइड
20 को अगर उधर लेकर जाइएगा, ये 20 उधर जाएगा तो इधर बच जाएगा 2x बट्टा 5 माइनस 3x बट्टा 10। 20 उधर जाके 25 में से घटेगा तो 5, एलसीएम हो जाएगा 10। 5 दूना 2 दूना 4, 4 में से 3 गया, x बराबर 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 50। x अगर 50 है तो कहा छोटी संख्या 2x, x बराबर 50 है तो 2x बराबर 50 दूना 100। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन का कोई लिक्विड है और अगर ये लिक्विड जम जाता है तो कहा उसके आयतन में 4% वृद्धि हो जाती है। यार जनरली जब वो लिक्विड था तो उसका वॉल्यूम था 100 यूनिट, कहा कि वो जम गया तो उसका वॉल्यूम 4% बढ़कर हो गया 104। तो कहा ठोस के वापस तरल में पिघलने पर, ये जो ठोस है वापिस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने का कमी होगा, तो आयतन में 4 का कमी होगा। 4 का कमी होगा कितना पर, 104 पर। परसेंट में रिजल्ट मांगा तो 100 से गुना। अब कैंसिल करिएगा, 4 दूना 8, 4 छक 24, 2 से 13, 2 से 50, 50 बट्टा 13 करने का मतलब 13 से भाग दीजिएगा, 13 तिया 39, 11 बट्टा 13 यानी 3 सही 11 बट्टा 13। देखिए का ए अपने मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12% खर्च कर देता है, का बाकी बचाता है। तो देखें यार इन तीनों मदों को मिलाकर टोटल कितना खर्च कर दिया, तो 4 6 10 2 12, हाथ में रहा 1, 2 2 4 1 52% खर्च कर दिया तो रिमेनिंग बचत किया होगा। परसेंट में कोई भी चीज 100% होता है, का 52% खर्च कर दिया, इसका मतलब बचत किया होगा 48%, पर एक्चुअल में बचत किया है कितना, 3288 रुपया। 48% 3288। तो कहा ए का मासिक आय कितना, ए का मासिक आय कितना, यानी कि इनकम कहने का मतलब 100% है, तो 3288 बट्टा 48%, तो 100 से गुना। ओके सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन तो है बस। देखिए का 1.8 और 3.2 के बीच का मध्य अनुपात और 5 एवं 3 के तृतीय अनुपात का रेशियो क्या होगा। देखें यार आप लोगों को पता होगा, जैसे ए और बी 2 नंबर है, इन दोनों संख्याओं का अगर मध्यानुपात बोले, मध्यानुपात होगा रूट अंडर ए बी। 2 नंबर का मध्यानुपात रूट अंडर ए बी एवं तृतीय अनुपात क्या होगा, तो बी स्क्वायर बट्टा ए। 2 नंबर है ए और बी, इन दोनों का मध्य अनुपात रूट अंडर ए बी, तृतीय अनुपात बी स्क्वायर बट्टा है। आपको बोला 1.8 और 3.2 का मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात क्या होगा, रूट अंडर ए बी। ए है कितना 1.8, बी है कितना तो 3.2। अगर आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर ले जनरल तरीके से, डेसिमल अगर हटाइएगा तो बट्टा में 10, यहाँ डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में 10, 2 से काटिए 9 बार में, 2 से काटिए 5, यहाँ 2 से 16 और 2 से 5। मेरे भाई 16 नमा 144, 144 का वर्गमूल 12, 5 5 25 का वर्गमूल 5, यानी कि मध्यानुपात जो है ये आ गया 12 बट्टा 5। और का 5 एवं 3 का तृतीय अनुपात, तो यार तृतीय अनुपात क्या होगा, बी स्क्वायर बट्टा है। बी स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, यानी 3 गुना 3 बट्टा ए यानी 5, तो तृतीय अनुपात आ गया 9 बट्टा 5। 5 से 5 कैंसिल, 3 चौक 12, 3 तिया 9, यानी कि 4:3। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 2 बर्तन में पेट्रोल और किरोसिन के मिश्रण का रेशियो 4:3 एवं 3:5 है। देखें यार आराम से पहले इसको समझिए, का 2 बर्तन है, पहला में पेट्रोल और किरोसिन के मात्रा का जो रेशियो है ये 4:3 है। पहला बर्तन में पेट्रोल एवं किरोसिन के मात्रा का रेशियो 4:3 है, एवं दूसरा बर्तन में पेट्रोल तथा किरोसिन के मात्रा का रेशियो 3:5 है। दोनों बर्तनों में
पेट्रोल एवं किरोसिन के मात्रा का रेशियो अलग अलग दिया है। आगे का दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में दोनों की मात्रा निकाल कर उन्हें मिश्रित किया जाए कि नए मिश्रण में पेट्रोल और किरोसिन की मात्रा समान हो जाएगा। गौर से सुनिएगा। इन दोनों मिक्सचरों से कितना मात्रा निकाल कर उसको मिलाया जाए ताकि जो नया मिक्सचर बनेगा इन दोनों से कुछ मिक्सचर निकाले और उसको आपस में मिलाकर एक नया मिक्सचर बनाए और कहा कि बनने वाला जो मिक्सचर है इन दोनों को मिलाकर जो नया मिक्सचर बना है उसमें पेट्रोल और किरोसिन की मात्रा इक्वल है। इक्वल कहने का मतलब 1:2, जितना पेट्रोल उतना किरोसिन, यानी कि 1:1 का रेशियो है। तो अब एलिगेशन लगा लेना है। अगर पेट्रोल पर लगाना चाहते हैं तो हर जगह पेट्रोल लीजिए, किरोसिन पे लगाना चाहते हैं हर जगह किरोसिन लीजिए। जैसे पहला में पेट्रोल है कितना 4, टोटल कितना में 7 में। दूसरा में पेट्रोल है कितना 3, टोटल कितना में 8 में। दोनों को मिलाकर जो नया मिक्सचर बना उसमें पेट्रोल है 1, टोटल कितना में 2 में। ओके, अब देखें यार, यहाँ 4/7 में से 1/2 को माइनस करिएगा तो एलसीएम हो जाएगा कितना 14। 7 दूना 4 दूना 8, 2 सते 7 एकम 7, 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ पे मेरे भाई 1/2 में से अगर 3/8 को घटाइएगा तो एलसीएम हो जाएगा 8। 2 चौक तो 4 एकम 4, 3, 4 में से 3 गया 1, रेशियो हो गया। अब छोटा करिएगा, 2 चौक 8, 2 सते 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 एकम 7 अनुपात कितना हो जाएगा 4, 7/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए करेगा काम 20 दिन में, बी 24 दिन में एवं सी जो है ये काम को फिनिश करेगा 30 दिन में। तो 20, 24 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। 20 छक 82, 24 पचे 30 चौक। ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी पता कर लिए। अब आगे सवाल में क्या कहा तीनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया परंतु 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। सुनिए यार, ए बी तथा सी तीनों ने मिलकर काम करना चालू किया लेकिन 4 दिन के बाद ए चला गया। यार बी और सी के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी कि बी और सी कंटिन्यू काम करता गया, केवल ए जो है ये 4 दिन के बाद भाग गया। ए अगर 4 दिन के बाद भाग गया तो ये जानना चाहिएगा ना कि ए ने कितना काम करके भागा। ए अगर 4 दिन, तीनों ने मिलकर काम चालू किया, बी सी के बारे में कुछ नहीं बोला, कहा ए ने 4 दिन के बाद भाग गया, यानी कि ए 4 दिन तक काम किया और उसके बाद ए भाग गया। तो ए का पहले हिसाब किताब करिए। ए अगर 4 दिन के बाद भाग गया तो ए 4 दिन में कितना काम कर दिया है। ए 1 दिन में 6 काम किया, 1 दिन में 6 काम, तो 4 दिन में कितना काम फिनिश कर दिया होगा 24 काम। टोटल 120 काम में से ए ने अकेले 24 काम किया है तो शेष काम बचा है कितना, शेष काम बचा है 96। ए 24 काम करके चला गया, ए का हिसाब किताब कर दिए तो शेष 96 काम बचा है। टोटल 120 में से 24 काम ए ने अकेले किया तो बचा है अभी 96 काम। अब आगे का बी ने काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखें यार, छोड़ा छोड़ी वाला टाइप में आप लोगों को एक चीज पता होगा कि जो वर्कर काम करके भागता है उसका काम घटाते हैं और जो काम छोड़ कर भागता है ना उसका काम जोड़ते हैं। का बी ने 6 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, बी काम छोड़ के भागा है, तो यार बी का देखिए 1 मिनट, का बी जो है 6 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया तो यार बी 1 दिन में कितना काम, 5 काम, 1 दिन में 5 काम, तो 6 दिन में कितना काम की करता 30 काम। का बी 1 दिन में 5 काम करता है, 6 दिन पहले ही भाग गया, अगर रहता तो 1 दिन में 5 काम करता, 1 दिन में 5 काम, 6 दिन में 30 काम करता, लेकिन बी ने अपने हिस्से का 30 काम छोड़ के भागा। तो जो छोड़ के भागा उसका काम ऐड करिए, तो 30 ऐड करिएगा तो काम हो गया कितना 126। बी भागा था, बी को पकड़ के बुला लिए, सी कहीं नहीं गया, सी के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी कि सी अंत तक है, तो आखिरी में सी था ही, आपने बी को भी पकड़ के ले आया तो इस 126 काम को करेगा बी और सी। तो बी और सी
दोनों मिलकर 126 काम करेंगे कै दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम, तो 126 काम कै दिन में, दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड करिएगा 14 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी गई, चौड़ाई 20% घटा दी गई, तो आयत के एरिया में क्या परिवर्तन होगा। देखिए यार लंबाई को 15 बढ़ाया, चौड़ाई को 20 घटाया, एरिया में परिवर्तन, तो ये भी फॉर्मूला से निकाल लीजिए। लंबाई 15 बढ़ा दिया, चौड़ाई को 20 घटा दिया, प्लस इंटू माइनस माइनस, a गुना b बटा 100, 20 पचे 100, 5 तिया 15, 15 माइनस 20 आ 3 23, 15 में से 23 गया, कितना होगा माइनस का 8, यानी कि एरिया में 8% कमी होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का श्रीमान आयुष ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3000 रुपया उधार लिया, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यार 5% के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का CIAB फॉर्मूला से निकालते हैं, आप सबको अच्छे से पता है। 5% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो 5 प्लस 5 गुना 5 बट्टा 100, 5 5 10 प्लस 25 बट्टा 100, यानी कि 0.25, कहने का मतलब 10.25%। 5% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है इतना परसेंट का, कितना रुपया, तो मूलधन है 3000 रुपया, तो 5% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है कितना 10.25%, हटाइएगा बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 कैलकुलेशन अगर करिएगा 0, 3 पचे 15, 3 तिया 9 1 10, 3 1 कम 3, डेसिमल 2 अंकों से पहले बैठा दीजिए, तो 310.5, 310.5, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है ना। 3000 है तो 2 0 से 2 0, 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, नहीं कैसे मिस्टेक है यार, 0, 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, 0 3, अब डेसिमल 2 अंकों से पहले, यानी कि 307.5, 307.5, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 8 घंटे में चेन्नई से कोयम्बटूर तक की यात्रा करती है, एक कार जो है 8 घंटे में चेन्नई से कोयम्बटूर पहुंच जाती है। का यात्रा की पहली आधी दूरी 73 के चाल से और दूसरी आधी दूरी 81 के चाल से तय की गई, तो चेन्नई से कोयम्बटूर की दूरी क्या है। मान लेते हैं कि दूरी है चेन्नई से कोयम्बटूर की d किलोमीटर, तो का यार आधी दूरी 73 के चाल से तय किया है, आधी दूरी जो है 73 के चाल से तय किया है, तो समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल, आधा दूरी तय कर लिए तो शेष बचा आधा, और इस बचे हुए आधा दूरी को 81 के चाल से तय किया, तो समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल, और इन दोनों टाइम को जोड़कर टोटल टाइम लगा है कितना, 8 घंटा। अब कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करिएगा तो ये बनेगा d बट्टा 73 दूना 146, ओके, प्लस d बट्टा 2 8 16 162 बराबर 8। अब 146 162 का एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है मेरे भाई। देखें यहाँ पे एग्जैक्ट तो कटने वाला है नहीं, तो एग्जैक्ट नहीं कटेगा, इसका मतलब है कि आंसर जो भी आएगा वो डेसिमल में आएगा, तो ये ऑप्शन सी और बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों इंटीजर के फॉर्म में। अब बच गया ए और डी, ए और डी में से कौन होगा, तो एक चीज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ सब इवन नंबर है, सब कैसा नंबर है, इवन नंबर है, सब इवन नंबर है, तो जो भी रिजल्ट आ रहा होगा वो इवन फॉर्म में होगा, तो ये डी भी कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए। तो देखें यार ऐसे अगर आप बेसिक पूरा सॉल्व करने लग जाएंगे ना, तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन काफी टाइम आपका खराब हो जाएगा। तो जब भी डेसिमल उसिमल के फॉर्म में आंसर दे रहा हो ना, तो आप वहां पे कंपैरिजन कर लें, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करिएगा, रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ जाएगा। नहीं तो ऐसे सवाल में तो कोई जानता ही नहीं, बस कैलकुलेशन गंदा है, टाइम खराब होगा आपका, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। चलिए आगे देखिए का एक समबाहु त्रिकोण की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण का 1/3 है। एक समबाहु त्रिकोण, त्रिकोण कहने का मतलब त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है, का समबाहु त्रिभुज का जो हाइट है ये वर्ग के हाइट का, वर्ग के विकर्ण का 1/3,
तो यार देखें, समबाहु त्रिभुज का भी प्रत्येक भुजा बराबर और वर्ग का भी प्रत्येक भुजा बराबर। जनरली समबाहु त्रिभुज के भी साइड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्ग के साइड को भी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक ही सवाल में ये दोनों फिगर है तो दोनों को अलग अलग साइड से वेरिएबल से रिप्रेजेंट करिए, अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा x x x है और वर्ग का प्रत्येक भुजा a है। तो का समबाहु त्रिभुज का जो हाइट है, ये समबाहु त्रिभुज का जो हाइट है ये वर्ग के विकर्ण का तिहाई। तो यार वर्ग का विकर्ण आप सबको मालूम है, वर्ग का विकर्ण होता है कितना, √2a। तो वर्ग के विकर्ण का तिहाई, वर्ग के विकर्ण का तिहाई कहने का मतलब इसका हाइट हो जाएगा √2a बट्टा कितना 3। और आप सबको अच्छे से पता है कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3 बट्टा 2 गुना एक भुजा। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है इतना, पर एक्चुअल में ऊंचाई दिया है कितना, √2a बट्टा 3। ओके, तो x का वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 2√2a बट्टा में 3√3 हो जाएगा। ओके ना। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का एक भुजा मालूम है, सवाल में कहा कि त्रिकोण और वर्ग के एरिया का रेशियो। तो यार आप बताएं, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा मालूम, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा, एरिया होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो सुनिए थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करिए, भुजा का अगर स्क्वायर करिएगा √3/4 गुना मेरे भाई समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो मेंटली थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8 ए स्क्वायर बट्टा में 3√3 का स्क्वायर करिएगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 तिया 27। तो ये समबाहु त्रिभुज का एरिया आ गया। का वर्ग का एरिया, तो वर्ग का एक भुजा ए है तो वर्ग का एरिया क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 4 से काटिएगा 2 बार में, √3 से काटिएगा तो 9√3 यानी कि 2:2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 9√3 यानी 2:9√3, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, का tan x बराबर 3 - 2√2 है। ओके ना, तो tan अल्फा बराबर 3 - 2√2 है, तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो यार आप सबको पता है कि tan और कॉट जो है एक दूसरे का इनवर्स होता है। tan का वैल्यू 3 - 2√2 है तो कॉट का वैल्यू हो जाएगा 3 + 2√2। tan और कॉट का वैल्यू पता चल गया, इन दोनों का अंतर निकालना है। tan का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 3 - 2√2 है, माइनस कॉट का वैल्यू कितना है, 3 + 2√2 है। ओके, तो ये 3 - 2√2 माइनस 3, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 2√2। क्लियर है बात, -3 + 3 कैंसिल, -2√2 - 2√2 -4√2, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक असमानांतर भुज ABCD में, एक असमानांतर भुज, असमानांतर कहने का मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, हिंदी मीनिंग एग्जैक्ट जो होता है। देखिए यार 5 टाइप के चतुर्भुज होते हैं, एक तो समानांतर चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज, एक वर्ग, एक आयत और एक समलंब चतुर्भुज। असमानांतर चतुर्भुज कहने का मतलब हुआ समलंब चतुर्भुज, असमानांतर यानी कि समलंब चतुर्भुज। का समलंब चतुर्भुज ABCD में, नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, असमानांतर कहने का मतलब समलंब होता है। का एक समलंब चतुर्भुज है ABCD। ABCD जो है ये एक समलंब चतुर्भुज है। ओके ना, देखिए यार का ये ABCD असमानांतर चतुर्भुज यानी कि समलंब चतुर्भुज है। का E और F दो अनुप्रस्थ भुजाएं, अनुप्रस्थ कहने का मतलब असमानांतर भुजा AB और CD का मध्य बिंदु है। का E जो है AB का मिड पॉइंट है और F जो है ये CD का मिड पॉइंट है।
तो कहा EF बराबर क्या होगा, गौर से सुनिएगा। समलंब चतुर्भुज में असमानांतर भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा का जो लंबाई होता है, समलंब चतुर्भुज में असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई समानांतर भुजा के योग का आधा होता है। असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई समानांतर भुजा के योग का आधा होता है। समानांतर भुजा के योग का आधा यानी कि हाफ ऑफ AD प्लस BC, हाफ ऑफ AD प्लस BC। देखिए यार सुधार करना पड़ेगा, ऑप्शन गलत दिया है, हाफ ऑफ यहाँ AD प्लस BC। ओके चलिए देखिए का तीन संख्याओं का मध्यमान कहने का मतलब हुआ एवरेज, मध्यमान यानी एवरेज 33 और डाटा का रेंज 29 है। देखिए यार रेंज आ गया, रेंज कहने का मतलब होता है परास आप लोगों को पता होगा, पहले भी कई सवाल हम लोगों ने किया। रेंज होता है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो यार देखें मान लेते हैं तीन संख्या A B एवं C, इसमें सबसे बड़ा A है, मंझोलका B है और सबसे छोटा C है। A B C तीन संख्याएं जिसमें बड़ी संख्या A, बीच वाली B और सबसे छोटी संख्या C का तीनों संख्याओं का मध्यमान कहने का मतलब एवरेज। तो तीनों का औसत अगर 33 है तो तीनों संख्या का योग 33 दिया 99 होगा। आगे का डेटा का रेंज जो है, रेंज कहने का मतलब हुआ मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो सबसे बड़ी A और सबसे छोटी C, तो इन दोनों का अंतर है 29। और थर्ड कंडीशन बोला क्या कि बीच वाली संख्या अन्य दो संख्या के योग से 27 कम है। बीच वाली संख्या यानी कि B जो है का ये B अन्य दो संख्या के योग से, अन्य दो संख्या यानी A प्लस C के योग से B जो है कम है, A प्लस C के योग से B कम है कितना 27। तो आपके पास ये तीन इक्वेशन आ गया का इन तीन संख्याओं में सबसे बड़ी। तो देखिए यार इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आप यहां से निकालेंगे A प्लस C बराबर क्या होगा, तो B उधर जाके जुटेगा यानी कि 27 प्लस B। अब इन दोनों इक्वेशन को जरा आप गौर से देखें, अगर इन दोनों को देख पा रहे हैं आप तो यार A प्लस C का वैल्यू पता है, तो यहाँ से A प्लस C के जगह अगर हम रख दें 27 प्लस B और प्लस B, तो ये वाला है ही, A प्लस C के जगह हमने लिया 27 प्लस B और प्लस का B बराबर 99। तो B प्लस B 2B बराबर 27, इधर आके घटेगा कितना बचेगा 72, 2 से कैंसिल करिएगा तो B का वैल्यू आ गया 36। B का वैल्यू कितना 36। अगर B 36 है तो यहाँ से आप देखें इस इक्वेशन में अगर आप B का वैल्यू रखिएगा, यहाँ पर अगर आप B का वैल्यू रखेंगे, इस वाला इक्वेशन में B का वैल्यू रखेंगे तो A प्लस C बराबर 27 प्लस 36, 27 प्लस 36 कितना 3 और 5 63, A प्लस C 63 है और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन A माइनस C कितना है, A माइनस C 29 है। अब A का वैल्यू कहा इनमें सबसे बड़ी संख्या यानी A का वैल्यू निकालना है, A निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा, 9 3 12, 6 2 8, 1 9 बट्टा 2, 2 से काटिएगा 2 चौक 8, 2 छक 12 यानी कि 46, सबसे बड़ी संख्या 46। देखिए का 2 फुटबॉल टीम A और B टूर्नामेंट में खेला और 6 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। A ने 6 मैचों में इतना गोल किए और B ने 6 मैचों में इतना गोल किए। सवाल का औसत लक्ष्य के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं का टीम A और B के औसत स्कोर सेम है। B में कहा A का औसत स्कोर B से अधिक है, A और B से अधिक संगत है का B का औसत A की तुलना में अधिक है। तो देखिए यार A B C का औसत निकाल लेते हैं। तो औसत तो पता ही है, इन तीनों को जोड़कर टोटल 6 नंबर हैं, सॉरी इन 6 को जोड़कर 6 से डिवाइड करिए तो टीम A द्वारा किए गए गोल का औसत क्या होगा, तो 2 1 3, 3 4 7, 7 3 10, 2 12, 12 एवरेज कितना है, तो 6 से डिवाइड करिएगा तो इसका औसत आ गया 2। टीम बी का औसत क्या है, तो 3 1 4, 4 5 9, 9 2 11 1, 9 2 11 1
12, 12/6 यानी कि कितना 2। तो ए और बी दोनों टीमों के द्वारा किए गए गोल का एवरेज 2 है यानी कि समान है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आगे का, एक कॉलेज के 3 समूह G1, G2, G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 है। का G1, G2, G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50%, 60% और 70% है। देखिए यार का पहला जो सेक्शन है इसमें 20 बच्चे हैं और इन 20 लोगों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 50% है। 50% कहने का मतलब कितना है, औसत अंक 10। का सेक्शन बी में 40 बच्चे हैं और इन 40 बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 60% है। 60% यानी कि टोटल अंक कितने हो गए, 24। का सेक्शन सी में 60 बच्चे हैं और इन 60 बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 70% है। 70% यानी कितना है, 42 है। तो इन सबों का औसत, सभी छात्रों का औसत कितना है, तो 4 2 6, 4 2 6 या 1 7, 76। सभी छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग 76 है। सभी छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग 76 है, तो इनका औसत कितना है, तो योग को अगर एवरेज में कन्वर्ट करिएगा तो नंबर ऑफ कैंडिडेट से भागा। सेक्शन ए में 20 बच्चा, बी में 40, 20 40 60 60 120, नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड कर दीजिए। अब परसेंट में रिजल्ट मांगा है तो 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, 2 से या 2 छक 12, 2 पचे 10, 6 से काटिएगा तो 6 से एक बार में कटेगा। डेसिमल में लगभग वैल्यू आएगा, यहाँ पे लगभग वैल्यू कितना आ जाएगा आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। लगभग मेरे ख्याल से 63% आ रहा होगा। भाग देके चेक कर लीजिएगा, लगभग वैल्यू लिखना है। देखिए का ए और बी के आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 है। 10 वर्ष बाद 80 है तो यार प्रेजेंट में आयु का योग कितना है, दोनों का 10-10 साल घटाना पड़ेगा, तो 80 में से 20 गया 60। प्रेजेंट में ए का आयु है 3 यूनिट, बी का आयु है 2 यूनिट, तो दोनों के आयु का योग प्रेजेंट में 5 यूनिट पर एक्चुअल में है 60, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो रहा है यार, 5। यार क्या ये मजाक बना के रख दिया यार। प्रेजेंट में आयु का योग है 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 60, तो 1 यूनिट बराबर कितना 12, 1 यूनिट 12 है तो का उनकी वर्तमान आयु कितना है। ए का प्रेजेंट एज है 3 यूनिट, 1 बराबर 12 तो 3 बराबर 36, 1 बराबर 12 तो 2 बराबर कितना 24। चलिए देखिए का 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। का 2 अंकों का एक नंबर है जिसके डिजिट का सम 11 है। का यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। सिंपल 2 ठो यहाँ पे इसने कंडीशन दे रखा है। पहला कंडीशन दिया है कि दोनों का संख्या के दोनों अंकों का योग 11 है और अंकों के स्थान को अगर बदल दीजिएगा तो संख्या 63 कम हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें तो देखें यार चारों ऑप्शन में जो संख्या इसके अंकों का योग यहाँ भी 8 3 11, यहाँ भी 9 2 11, यहाँ भी 2 9 11 और यहाँ 3 और 8 11। पहला कंडीशन तो चारों ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट में कहा कि अंकों के स्थान को बदल दीजिएगा तो संख्या 63 कम हो जाएगी। तो देखें यार एक्चुअल में नंबर है ये 63, अंकों का स्थान बदल दीजिएगा तो संख्या बन जाएगा कितना 38। तो ये 38 जो है क्या 83 से 63 कम है क्या, तो आप बोलेंगे सर जी 45 कम है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में संख्या है 92, इसके अंकों का स्थान बदलिएगा तो नया संख्या हो जाएगा 29। तो अंकों के स्थान को बदलने पर जो प्राप्त संख्या है ये ओरिजिनल नंबर से कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर 63 कम है, यानी कि ऑप्शन बी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन बी में जो संख्या इसके अंकों का योग 11 है और इसके अंक को पलटिएगा तो संख्या 29 बनेगा और ये जो 29 है ये 92 से 63 कम है, यानी ऑप्शन बी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया। ओके चलिए आगे।
देखिए का x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। देखिए का x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 4.51 और 2.48 के रूप में लिखे जाते हैं। तो x प्लस y के मान की ऊपरी सीमा क्या है? तो यार इन दोनों को अगर ऐड करिएगा 4.51 x का वैल्यू है, y का वैल्यू दिया है 2.48, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 8 है 1 9 5 4 9 0.4 है 2 6। तो का 6.99 का ऊपरी सीमा, इसके ऊपरी सीमा यानी कि इससे जस्ट ऊपर का वैल्यू कौन सा है? तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए 7। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है यार, ये ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। तो आप इसको ऑप्शन ए मान के चलिए। इसको डिटेल में हम आपको एक दिन सेट जो कराएंगे डेसिमल से रिलेटेड सवाल, उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे, चीजें क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। देखिए का एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 30 मिनट में पूरा भर देगा। एक नल जो है एक टंकी को 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट कहने का मतलब हुआ 1.5 घंटा, 1.5 घंटा यानी कि 3/2 का आगे, परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 2 घंटा 15 मिनट का समय लग रहा है। देखें यार का टंकी में रिसाव होने के कारण 2 घंटा 15 मिनट का समय लग रहा है, कहने का मतलब टंकी से कुछ पानी बाहर निकल रहा है और नल जो है टंकी को भर रहा है। नल भर रहा है और हिसाब से पानी बाहर निकाल रहा है, नल भर रहा है और हिसाब से पानी बाहर निकाल रहा है, यानी कि अब टोटल 2 यूनिट काम कर रहा है। एक तो नल भर रहा है और दूसरा रिसाव से छिद्र से पानी बाहर निकल रहा है, यानी कि अब टोटल 2 यूनिट काम कर रहा है। एक भर रहा है और एक छिद्र जो है वो निकाल रहा है, यानी कि अब टोटल 2 यूनिट काम कर रहा है। तो ए भरने वाला नल है और मान लेते हैं रिसाव बी है जो खाली कर रहा है। तो ए और बी क्या हो गया यार? ए, देखिए का ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तो अब टंकी को भरने में 2 घंटा 15 मिनट लग रहा है। 2 घंटा 15 मिनट, मिनट को आवर में लाइएगा 60 से भागा, 15/60 यानी 1/4, तो 4 दूना 8 है 1 9/4 घंटा। अब देखें यार इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 3 तिया 9 3 दूना 6, 9 एकम तो 4 एकम 4। देखिए नल ए जो है टैंक में पर आवर 6 यूनिट पानी डालता है, पर टैंक में जा रहा है कितना? 4 पानी। इसका मतलब है कि बी जो है 2 यूनिट खाली कर रहा होगा। बी हर घंटे 2 यूनिट पानी निकाल रहा है, रिसाव जो है हर घंटे 2 यूनिट पानी निकाल रहा है, तो पूरा टैंक यानी कि 9 यूनिट पानी कितने देर में निकाल देगा? 4.5 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है यार। ए बी सी डी ई ये 5 क्रमागत है। अगर क्रमागत संख्या है तो क्रमागत संख्याओं का एवरेज होता है मिडिल टर्म, यानी कि इसका एवरेज है 100 का। पहली संख्या ज्ञात करें। तो यार अगर लगातार है यानी एक एक से ये सीरीज जुड़कर आगे बढ़ रहा है, तो ये 100 है, तो इससे एक कम ये 99 होगा, 99 से एक कम ये कितना होगा? 98। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपने गति की 4/5 गति से चलती है, जिसके कारण 30 मिनट देरी से पहुंचती है। का देखें यार रेलगाड़ी अपने गति की 4/5 गति से चलती है, 4/5 गति से चलती है, यानी कि उसका ओरिजिनल स्पीड 5 था पर अब चल रही है 4 के स्पीड से। पहले स्पीड 5 था लेकिन अब जो है वर्तमान में स्पीड 4 है। और आप सबको अच्छे से पता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का इनवर्स होता है। स्पीड का रेशियो 5:4 है तो टाइम का रेशियो 4:5 होगा, यानी पहले 4 यूनिट टाइम लगता था, 5 समय लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है? 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है, पर एक्चुअल में 30 मिनट लेट हुआ यानी कि 30 मिनट ज्यादा टाइम लग गया, 1 यूनिट 30 मिनट। तो कहा दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय यानी कि ओरिजिनल टाइम। तो ओरिजिनल टाइम कितना है? ओरिजिनल टाइम है 4 यूनिट, 1 यूनिट 30, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 तिया 12, 120 मिनट। ऑप्शन नंबर ए।
देखिए का 1-9 धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी 4 घंटे में। तो यार धारा के दिशा में चाल होता है बोट प्लस वाटर का, धारा के दिशा में इतना के चाल से चलकर कोई दूरी 4 घंटे में तय करता है तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय का। धारा के विपरीत कहा 6 घंटे में वापिस आ गया तो धारा के विपरीत चाल होगा बोट माइनस। अब धारा के दिशा में गए हैं तो लौटिएगा धारा के अपोजिट डायरेक्शन में ही ना यार, धारा के दिशा में गए तो लौटिएगा धारा के अपोजिट, तो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चाल होगा बोट माइनस वाटर। और का इतना के चाल से चलकर कोई दूरी 6 घंटे में तय किया तो दूरी बराबर चाल गुना समय। दोनों डिस्टेंस है अतः आपस में बराबर। अब 2 दूना 4, 2 तिया 6, यहाँ से है 2b प्लस 2w बराबर 3b माइनस 3w। 2b उधर जाके 3b में से घटेगा तो b बचेगा, 3w इधर आके जुटेगा तो बचेगा कितना 5w हो जाएगा। तो b बट्टा w बराबर 5/1 यानी 5:1। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह बनाया गया। का 3 त्रिभुज जो है एक बड़े त्रिभुज के चारों कॉर्नर से बनाया गया। 3 त्रिभुज एक बड़े त्रिभुज के तीनों कॉर्नर से ऐसे 3 ट्रायंगल बनाए हैं। तीनों कॉर्नर से 3 छोटे छोटे ट्रायंगल बनाए गए हैं। अब आगे का प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा की 1/4 का प्रत्येक छोटा वाला जो ट्रायंगल का भुजा है का बड़े वाले ट्रायंगल के भुजा का 1/4 यानी बड़ा वाला ट्रायंगल का भुजा 4 है तो छोटा वाला ट्रायंगल का भुजा 1/4 यानी कि 1 होगा। अब देखें यार बड़ा वाला ट्रायंगल का ये भुजा 4 तो ये 1, ये वाला 4 है तो सब कितना ये 1 होगा। छोटका का प्रत्येक भुजा कहा कि बड़े वाले ट्रायंगल के प्रत्येक भुजा का 1/4 ही है तो बड़ा वाला ट्रायंगल का प्रत्येक भुजा अगर 4 है तो छोटा वाला ट्रायंगल का प्रत्येक भुजा 1/4 यानी कितना होगा 1-1 होगा, प्रत्येक भुजा 1-1 होगा। अब सवाल में कहा छोटे त्रिभुज के कुल एरिया और बड़े त्रिभुज के शेष एरिया के बीच का रेशियो। तो आप देखें यार छोटा ट्रायंगल जितना भी है 3 तो छोटे छोटे ट्रायंगल बने हैं, इन तीनों छोटे ट्रायंगल का प्रत्येक भुजा बराबर है। इसका मतलब ये तीनों छोटका ट्रायंगल जो है समबाहु है और समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा है 1 तो 1 का स्क्वायर। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे कितने ट्रायंगल बने हैं 3 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया इतना तो 3 ट्रायंगल का एरिया कितना 3 से गुना। ओके अब का शेष पार्ट का आप एरिया बताइए। तो सेट रिमेनिंग जो पार्ट है इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया कैसे निकालिएगा। तो बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया में से अगर ये तीनों छोटका ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिएगा तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया बच जाएगा। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का प्रत्येक भुजा 4-4 यानी बड़ा वाला ट्रायंगल भी समबाहु है तो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया में से तीनों छोटका ट्रायंगल का एरिया घटाइए। एक छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया कितना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। एक छोटा ट्रायंगल का एरिया इतना और छोटा वाला है कै गो 3 गो तो 3 ठो का एरिया कितना 3 से मल्टीप्लाई। अब एलसीएम 4 हो जाएगा, ऊपर में यहाँ 16 √3 माइनस 3 माइनस करिएगा तो 13 √3/4। तो यार देखें शेष पार्ट का एरिया आ गया 13 √3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल यानी कि 3:13। ऑप्शन नंबर ए। इसको ये सर्च का सवाल है सॉल्व कर ही लेंगे। ये है 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6। इस तरह से तो आप लोग इसको सॉल्व कर ही लेंगे। तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।